नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी सांसारिक प्रेम। शहर लंदन के एक पुराने टूटे फूटे होटल में, जहां शाम ही से अंधेरा हो जाता है, जिस हिस्से में फैशनेबल लोग आना ही गुनाह समझते हैं और जहां जुआ, शराबखोरी और बदचलनी के बड़े भयानक दृश्य हरदम आंख के सामने रहते हैं। उस होटल में, उस बदचलनी के अखाड़े में इटली का नामवर देश प्रेमी मेजनी खामोश बैठा हुआ है। उसका सुंदर चेहरा पीला है, आंखों से चिंता बरस रही है, होठ सूखे हुए और शायद महीनों से हजामत नहीं बनी, कपड़े मैले कुचले हैं। कोई व्यक्ति जो मेजनी को पहले से न जानता हो, उसे देखकर यह ख्याल करने से नहीं रुक सकता कि हो न हो यह भी उन्हीं अभागे लोगों में से है जो अपनी वासनाओं के गुलाम होकर जलील से जलील काम करते हैं। मेजनी अपने विचारों में डूबा हुआ है। बदनसीब कौम, ए मुजलुम इटली, क्या तेरी किस्मत कभी न सुधरेगी? क्या तेरे सैकड़ों सपूतों का खून जरा भी रंग न लाएगा? क्या तेरे देश से निकाले हुए हजारों जंजीसारों की आहों में जरा भी तारीर नहीं? क्या तू अन्याय और अत्याचार और गुलामी के फंदे में हमेशा गिरफ्तार रहेगी? शायद तुझ में अभी सुधरने की, स्वतंत्र होने की योग्यता नहीं आई। शायद तेरी किस्मत में कुछ दिनों और जिल्लत और बर्बादी झेलना लिखी है। आज़ादी तेरे लिए मैंने कैसे कैसे दोस्त, जान से प्यारे दोस्त कुर्बान किए। कैसे कैसे नौजवान, होनहार नौजवान, जिनकी माएँ और बीवियाँ आज उनकी कब्र पर आंसू बहा रही है और अपने कष्टों और आपदाओं से तंग आकर उनके वियोग के कष्ट में अभागे आफत के मेजनी को साफ दे रही है। कैसे कैसे शेर जो दुश्मनों के सामने पीठ फेरना न जानते थे, क्या यह सब कुर्बानियां, यह सब भेंटें काफी नहीं है? आज़ादी तू ऐसी ऐसी कीमती चीज है। हाँ, तो फिर मैं क्यों जिंदा रहूं? क्या यह देखने के लिए कि मेरा वतन, मेरा प्यार देश धोखेबाज, अत्याचारी दुश्मनों के पैरे तले रौंदा जाए? मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे हम वतन अत्याचार का शिकार बने? नहीं, मैं यह देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकता। मेजनी इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसका दोस्त रेवती, जो उसके साथ निर्वासित किया, इस कोठरी में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बिस्कुट का टुकड़ा था। रेवती उम्र में अपने दोस्त से 2-4 वर्ष छोटा था। भंगिमा से सज्जनता झलक रही थी। उसने मेजनी का कंधा पकड़कर हिलाया और कहा, जोजेफ, यह लो, कुछ खा लो। मेजनी ने चौंक कर सर उठाया और बिस्कुट देखकर बोला, यह कहाँ से लाए? तुम्हारे पास पैसे कहाँ थे? रेवती, पहले खा तो लो, फिर यह बातें पूछना। तुमने कल शाम से कुछ नहीं खाया है। मेजनी, पहले यह बता दो कहाँ से लाए? जेब में तम्बाकू का डिब्बा भी नजर आता है। इतनी दौलत कहाँ हाथ लगी? रेवती, पूछकर क्या करोगे? वही अपना नया कोट जो माँ ने भेजा था, गिरवी रखाया हूँ। मेजनी ने एक ठंडी सांस ली। आंखों से आंसू टप टप जमीन पर गिर पड़े। वो रोते हुए बोला, यह तुमने क्या हरकत की? क्रिसमस के दिन आते हैं, उस वक्त क्या पहनोगे? क्या इटली के एक लखपति व्यापारी का इकलौता बेटा क्रिसमस के दिन भी ऐसी ही फटे पुराने कोट में बसर करेगा? ए रेवती, क्यों? क्या उस वक्त तक कुछ आमदनी न होगी? हम तुम दोनों नए जोड़े बनवाएंगे और अपने प्यारे देश की आने वाली आज़ादी के नाम पर खुशियां मनाएंगे। मेजनी, आमदनी की तो कोई सूरत नजर नहीं आती। जो लेख मासिक पत्रिकाओं के लिए लिखे थे, वह वापस ही आ गए। घर से जो कुछ मिलता है वह कब का खत्म हो चुका है। अब और कौन सा जरिया है? रेवती, अभी क्रिसमस को हफ्ता भर पड़ा है, अभी से उसकी क्या फिक्र करे? और अगर मान लो नहीं कोट पहना तो क्या? तुमने नहीं मेरी बीमारी में डॉक्टर की फीस के लिए मैगडलीन की अंगूठी बेच डाली थी? मैं जल्दी ही यह बात उसे लिखने वाला हूँ, देखना तुम्हें कैसा बनाती है।
क्रिसमस का दिन है। लंदन में चारों तरफ खुशियां का गर्म बाजारी है। छोटे बड़े अमीर गरीब सब अपने अपने घर खुशियां मना रहे हैं और अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर गिरजाघरों में जा रहे हैं। कोई उदास सूरत नजर आती। ऐसे वक्त मेजनी और रेवती दोनों उसी छोटी सी अंधेरी कोठरी में सर झुकाए खामोश बैठे हैं। मेजनी ठंडी आहें भर रहा है और रेवती रह रहकर दरवाजे पर आता और बदमस्त शराबियों को और दिनों से ज्यादा बहकते हुए दीवानेपने की हरकतें करते देखकर अपनी गरीबी और मोहताजी की फिक्र दूर करना चाहता है। अफसोस, इटली का सरताज जिसकी एक ललकार पर हजारों आदमी अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाते थे, आज ऐसे मोहताज हो रहा है कि उसे खाने का ठिकाना नहीं। यहाँ तक कि आज सुबह से उसने एक सिगार भी नहीं पिया। तम्बाकू ही दुनिया की वह नेमत थी जिससे वह हाथ नहीं खींच सकता था और वह भी आज उसे नसीब न हुआ। मगर इस वक्त उसे अपनी फिक्र नहीं, रेवती नौजवान खुशहाल और खूबसूरत होनहार रेवती की फिक्र जी पर भारी हो रही है। वह पूछता है कि मुझे क्या हक है कि मैं एक ऐसे आदमी को अपने साथ गरीबी की तकलीफें झेलने पर मजबूर करूं, जिसके स्वागत के लिए दुनिया की बस नेमते बाहें खोले खड़ी हैं। इतने में एक चिट्ठी रसा ने पूछा, जोसेफ मेजली यहाँ कहाँ रहता है? अपनी चिट्ठी ले जा। रेवती ने खत लिया और खुशी के जोश से उछलकर बोला, जोसेफ यह लो, मैगडलीन का खत है। मेजनी ने चौंक कर खत ले लिया और बड़ी बेसब्री से खोला। लिफाफा खोलते ही थोड़े से बालों का एक गुच्छा गिरा पड़ा जो मैगडलीन ने क्रिसमस के उपहार के रूप में भेजा था। मेजनी ने उस गुच्छे को चूमा और उसे उठाकर अपने सीने की जेब में खोस लिया। खत में लिखा था, माय डियर जोसेफ, यह तुझ भेंट स्वीकार करो। भगवान करे तुम्हें 100 क्रिसमस देखने नसीब हो। इस यादगार को हमेशा अपने पास रखना और गरीब मैगडलीन को भूलना मत। मैं और क्या लिखूं? कलेजा मुंह को आया जाता है। जोसेफ मेरे प्यारे, मेरे स्वामी, मेरे मालिक जोसेफ, तू मुझे कब तक तड़पाएगा? जब जबत नहीं होता, आंखों में आंसू उमड़ आते हैं। मैं तेरे साथ मुसीबतें झेलूंगी, भूखा मरूंगी, यह सब मुझे गवारा है, मगर तुझसे जुदा रहना गवारा नहीं। तुझे कसम है, तुझे अपने ईमान की कसम है, तुझे अपने वतन की कसम है, यहाँ आ जा। यहाँ आंखें तरस रही है, कब तक तुझे देखूंगी? क्रिसमस करीब है, मुझे क्या, जब तक जिंदा हूँ तेरी हूँ, तुम्हारी मैगडलीन का घर स्विट्जरलैंड में था। वह एक समुद्र व्यापारी की बेटी थी और बहुत सुंदर, आंतरिक सौंदर्य में भी उसका जोड़ मिलना मुश्किल था। कितने ही अमीर और रईस लोग उसका पागलपन सर में रखते थे, मगर वह किसी को कुछ ख्याल में न लाती थी। मेजनी जब इटली से भागा तो स्विट्जरलैंड पे आकर शरण ली। मैगडलीन उस वक्त भोली भाली जवानी की गोद में खेल रही थी। मेजनी की हिम्मत और कुर्बानियों की तारीफें पहले ही सुन चुकी थी। कभी कभी अपनी माँ के साथ यहाँ आने लगी और आपस का मिलना जुलना जैसे जैसे बढ़ा और मेजनी की भीतरी सौंदर्य का जो जो उसके दिल पर गहरा असर होता गया, उसकी मोहब्बत उसके दिल में पक्की होती गई। यहाँ तक कि उसने एक दिन खुद लाज शर्म को किनारे रखकर मेजनी के पैरों पर सिर रख दिया और कहा, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। मेजनी पर भी उस वक्त जवानी छाई हुई थी। देश की चिंताओं ने अभी दिल ठंडा नहीं किया था। जवानी की पुरजोश उम्मीदें दिल में लहरें मार रही थी, मगर उसने संकल्प कर लिया था कि मैं देश और जाति पर अपने को न्यौछावर कर दूंगा और इस संकल्प पर कायम रहा। एक ऐसी सुंदरी युवती के नाजुक नाजुक होठों से ऐसी दस्तावेज सुनकर रद्द कर देना मेजनी ही जैसे संकल्प के पक्के हियाब के पूरे आदमी का काम था। मैगडलीन भीगी भीगी आंखें लिए उठी, मगर निराश न हुई थी और इस असफलता ने उसके दिल में प्रेम की आग और भी तेज कर दी। और आज मेजनी को स्विट्जरलैंड छोटे कई साल हो गए, मगर
वफादार मैगडलीन अभी तक मेजनी को नहीं भूली। दिनों के साथ उसकी मोहब्बत और भी गाढ़ी सच्ची होती जाती। मेजनी खत पढ़ चुका तो एक लंबी आह भरकर रेवती से बोला, देखा मैगडलीन क्या कहती है। रेवती, उस गरीब की जान लेकर दम लोगे? सुंदर है, भगवान ने तुझे अकूत दौलत दी है, तू क्यों एक गरीब दुखियारे कंगाल फक्कड़ परदेश के मारे मारे फिरने वाले आदमी के पीछे अपनी जिंदगी मिट्टी में मिला रही है। मुझ जैसा मायूस आफत का मारा हुआ आदमी तुझे कैसे खुश रख सकेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा स्वार्थी नहीं हूँ। दुनिया में बहुत से ऐसे हंसमुख खुशहाल नौजवान हैं जो तुझे खुश रख सकते हैं, जो तेरी पूजा कर सकते हैं। क्यों तू उनमें से किसी को अपनी गुलामी में नहीं ले लेती? मेरे तेरे प्रेम, सच्चे नेक और निस्वार्थ प्रेम का आदर करता हूँ, मगर मेरे लिए जिसका दिल देश और जाति के प्रति समर्पित हो चुका है, तू एक प्यारी हमदर्द बहन के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। मुझ में ऐसी क्या खूबी है, ऐसे कौन से गुण हैं कि तुझ जैसी देवी मेरे लिए ऐसी मुसीबतें झेल रही है। मेजनी, तू कहीं का न हुआ। जिनके लिए तूने अपने को नौछावर कर दिया, वह तेरी सूरत से नफरत करते हैं। जो तेरे हमदर्द है वह समझते हैं तू सपने देख रहा है। इन ख्यालों में बेबस होकर मेजनी ने कलम दावत निकाली और मैगडलीन को खत लिखना शुरू किया। प्यारी मैगडलीन, तुम्हारा खत उस अनमोल तोहफे के साथ आया है। मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूँ कि तुमने मुझे जैसे बेबस और बेसहारा आदमी को इस भेंट के काबिल समझा। मैं उसकी हमेशा कदर करूंगा। यह मेरे पास हमेशा एक सच्चे, निस्वार्थ और अमर प्रेम की स्मृति के रूप में रहेगा। और जिस वक्त यह मिट्टी का शरीर कब्र की गोद में जाएगा, मेरी आखिरी वसीयत यह होगी कि वह यादगार मेरे जनाजे के साथ दफन कर दी जाए। मैं शायद खुद उस ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता जो मुझे इस ख्याल से मिलती है कि दुनिया में जहाँ चारों तरफ मेरे बारे में बदगुमानियां फैल रही हैं, कम से कम एक ऐसी नेक औरत है जो मेरी नीयत की सफाई और मेरी बुराई से पाक कोशिश पर सच्ची निष्ठा रखती है। और शायद तुम्हारी हमदर्दी का यकीन है कि मैं जिंदगी की ऐसी कठिन परीक्षाओं में सफल होता जाता हूँ। मगर प्यारी बहन, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम मेरी तकलीफों के ख्याल से अपना दिल मत दुखाना। मैं बहुत आराम से हूँ। तुम्हारे प्रेम जैसी अक्षय निधि पाकर भी अगर मैं कुछ थोड़े से शारीरिक कष्टों का रोना रहूं, तो मुझ जैसा अभागा आदमी दुनिया में कौन होगा। मैंने सुना है तुम्हारी सेहत रोज बरोज गिरती जा रही है। मेरा जी बेख्तियार चाहता है कि तुम्हें देखूं। काश मेरे दिल इस काबिल होता कि तुम्हें भेंट चढ़ा सकता, मगर एक पजमुर्दा उदास दिल तुम्हारे काबिल नहीं। मैगडलीन, खुदा के वास्ते अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे शायद उससे ज़्यादा और किसी बात की तकलीफ नहीं होगी कि प्यारी मैगडलीन तकलीफ में है और मेरे लिए तुम्हारा पाकीज़ा चेहरा इस वक्त निगाहों के सामने है। मैगडलीन, देखो मुझसे नाराज ना हो। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। आज क्रिसमस का दिन है, तुम्हें क्या तोहफा भेजूं? खुदा तुम पर हमेशा अपनी बेइंतहा बरकतों का साया रखे। अपनी माँ को मेरी तरफ से सलाम कहना। तुम लोगों को देखने की इच्छा है, देखे कब तक पूरी होती है। तुम्हारा जोजेफ। इस वाक्य के बाद बहुत दिन गुजर गए। जोजेफ मेजनी फिर इटली पहुंचा और रोम में पहली बार जनता के राज्य का ऐलान किया। 3 आदमी राज्य की व्यवस्था के लिए निर्वाचित किए गए। मेजनी भी उनमें से एक था। मगर थोड़े ही दिनों में फ्रांस की जातीय और पोंडमार्ट के बादशाह की दगाबाजियों की बदौलत इस जनता के राज का खात्मा हो गया और उसके कर्मचारी और मंत्री अपनी अपनी जानें लेकर भागे निकले। मेजनी अपने विश्वसनीय मित्रों की दगाबाजी और मौका परस्ती पर परेशान होकर रोम की गलियों की खाक छानता फिरता था। उसका यह सपना कि रोम में जरूर एक दिन जनता के राज का केंद्र बनाकर छोड़ूंगा, पूरा होकर फिर तितर बितर हो गया। दोपहर का वक्त था। धूप से परेशान होकर वह एक पेड़ की छाया में दम लेने के लिए ठहर गया कि सामने से एक लेडी आती हुई दिखाई दी।
उसका चेहरा पीला था, कपड़े बिल्कुल सफेद और सादा, उम्र 30 साल से ज्यादा। मेजनी आत्म विस्मृति की दशा में था कि यह स्त्री प्रेम से व्यग्र होकर उसके गले लिपट गई। मेजनी ने चौंक कर देखा, बोला, प्यारी मैगडलीन तुम हो? यह कहते कहते उसकी आंखें भीग गई। मैगडलीन ने रोकर कहा, जोसेफ, और मुंह से कुछ न निकला। दोनों खामोश हो गई। एक मिनट तक रोते रहे। आखिर में मेजनी बोला, तुम यहाँ कब आई? मैगडलीन, मैं यहाँ कई महीने से हूँ, मगर तुमसे मिलने की कोई सूरत नहीं निकलती थी। तुम्हें काम काज में डूबा हुआ देखकर और यह समझकर कि अब तुम मुझ जैसी औरत की हमदर्दी की जरूरत बाकी नहीं रही, तुमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं देखती थी। रुक कर, क्यों जोसेफ, यह क्या कारण है कि अक्सर लोग तुम्हारी बुराई किया करते हैं? क्या वह अंधे हैं? क्या भगवान ने उन्हें आंखें नहीं दी? जोसेफ, मेगा, शायद वह लोग सच कहते होंगे। फिलहाल मुझ में वह गुण नहीं है जो मैं शान के मारे अक्सर कहा करता हूँ कि मुझ में है, या जिन्हें तुम अपनी सरलता और पवित्रता के कारण मुझ में मौजूद समझती हो। मेरी कमजोरियां रोज ब रोज मुझे मालूम होती जाती है मैगडलीन, जब ही तो तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारी पूजा करूं। मुबारक है वह इंसान जो खुद ही को मिटाकर अपने को हेच समझने लगे। जो जब भगवान के लिए मुझे इस तरह अपने से मत अलग करो। मैं तुम्हारी हो गई हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम वैसे ही पाक साफ हो जैसा तुम्हारा इशू है। यह ख्याल मेरे मन पर अंकित हो गया, और अगर उसमें जरा कमजोरी आ गई थी तो तुम्हारी इस वक्त की बातचीत ने उसे और भी पक्का कर दिया। बेशक तुम फरिश्ते हो, मगर मुझे अफसोस है कि दुनिया में क्यों लोग इतने दंग दिल और अंधे होते हैं। खास तौर पर वह लोग जिन्हें मैं दंग ख्याल से ऊपर समझती थी। रेवती, रसारिनो, पालाइनो, बनाबार्स, यह सब के सब तुम्हारे दोस्त है। तुम उन्हें अपना दोस्त समझते हो, मगर वह सब तुम्हारे दुश्मन है, और उन्होंने मुझसे मेरे सामने सैकड़ों ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कही है जिनका मैं मरकर भी यकीन नहीं कर सकती। वह सब गलत, झूठ बकते हैं। हमारा प्यारा जोसेफ वैसा ही है जैसा मैं समझती थी, बल्कि उससे भी अच्छा। क्या यह भी तुम्हारी एक जाति खूबी नहीं है कि तुम अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझते हो? जोसेफ से अब सब्र न हो सका। मैगडलीन के मुरझाए हुए पीले पीले हाथों को चूमकर कहा, प्यारी मेगा, मेरे दोस्त बेकसूर है और मैं खुद दोषी हूँ। रोकर जोसेफ, जो कुछ उन्होंने कहा वह सब मेरे ही इशारे और मर्जी के अनुसार था। मैंने तुमसे दगा की, मगर मेरी प्यारी बहन, यह सिर्फ इसलिए था कि तुम मेरी तरफ से बेपरवाह हो जाओ और अपनी जवानी के बाकी दिन खुशी से बसर करो। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हें जरा भी न समझा था। मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई से अपरिचित था, क्योंकि मैं जो चाहता था उसका उल्टा असर हुआ। मगर मेगा, मैं माफी चाहता हूँ। मैगडलीन, हाय जोसेफ, तुम मुझसे माफी मांगते हो? तुम जो दुनिया के सब इंसानों से ज्यादा नेक, ज्यादा सच्चे, ज्यादा लायक हो। मगर हाँ, बेशक तुमने मुझे बिल्कुल न समझा था। जोसेफ, यह तुम्हारी गलती थी। मुझे ताज्जुब तो यह है कि तुम्हारा ऐसा पत्थर का दिल कैसे हो गया। जोसेफ, मेगा ईश्वर जानता है, जब मैंने रेवती को यह सब सिखा पढ़ाकर तुम्हारे पास भेजा है, उस वक्त मेरे दिल की क्या कैफियत थी। मैं जो दुनिया में नेक नामी को सबसे ज्यादा कीमती समझता हूँ, और मैं जिसने दुश्मनों के जाति हमलों को कभी पूरी तरह काटे बिना न छोड़ा, अपने मुंह से सिखाऊं कि जाकर मुझे बुरा कहा। मगर यह केवल इसलिए था कि तुम अपने शरीर का ध्यान रखो और मुझे भूल जाओ। सच्चाई यह है कि मेजनी ने मैगडलीन के प्रेम को रोज बरोज बढ़ते देखकर एक खास हिकमत की थी। उसे खूब मालूम था कि मैगडलीन के प्रेमियों में से कितने ही ऐसे हैं जो उससे ज्यादा सुंदर, ज्यादा दौलतमंद और ज्यादा अकल वाले हैं, मगर वह किसी को ख्याल में नहीं लाती। मुझ में उसके लिए जो खास आकर्षण है वह मेरे कुछ खास गुण है, और अगर मेरे ऐसे मित्र जिनका आदर मैगडलीन भी करती है
उससे मेरी शिकायत करके इन गुणों को महत्व उसके दिल में मिटा दे तो वह खुद ब खुद भूल जाएगी। पहले तो उसके दोस्त इस काम के लिए तैयार नहीं होते थे, मगर इस डर से कि कहीं मैगडलीन ने गुल गुल कर जान दे दी तो मेजनीन जिंदगी भर हमें माफ नहीं करेगा, उन्होंने यह अप्रिय काम स्वीकार किया। स्विट्जरलैंड गए और जहां तक उनकी जुबान में ताकत थी अपने दोस्त की पीठ पीछे बुराई करने लगे। मगर मैगडलीन पर मोहब्बत का रंग ऐसा गहरा चढ़ा हुआ था कि इन कोशिश का इसके सिवाय और कोई नतीजा न हो सका। जो हुआ वह एक रोज बेकरार होकर घर से निकल खड़ी हुई और रोम में आकर एक सराय में ठहर गई। यहाँ उसका रोज का नियम था, मेजनी के पीछे पीछे उसकी निगाहें से दूर घुमा करती, मगर उसे आश्वस्त और अपनी सफलताओं से प्रसन्न पाकर उसे छेड़ने का साहस न करती थी। आखिरकार जब फिर उस वक्त असफलताओं का वार हुआ और वह फिर दुनिया में बेबस हो गया, तो मैगडलीन ने समझा अब कि इसको किसी हमदर्द की जरूरत है, और पाठक देख चुके हैं जिस तरह वह मेजनी से मिली। मेजनी रोम से फिर इंग्लिस्तान पहुंचा और वहां एक अरसे तक रहा। उसे खबर मिली कि सिसिली की रियाया बगावत पर आमदा है और उन्हें मैदान जंग में लाने के लिए एक उभारने वाले की जरूरत है। बस वह फौरन सिसिली पहुंचा, मगर उसके जाने से पहले साई फौज ने बागियों को दबा दिया। मेजनी जहाज से उतरते ही गिरफ्तार करके एक कैद खाने में डाल दिया गया, मगर अब वह बहुत बूढ़ा हो गया था। शाही हुक्म ने इस डर से कि कहीं वह कैद की तकलीफों से मर जाए तो जनता को संदेह होगा कि बादशाह की प्रेरणा से वह कत्ल कर डाला गया, उसे रिहा कर दिया गया। निराश और टूटा हुआ दिल लिए मेजनी फिर स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हुआ। उसकी जिंदगी की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई। इसमें शक नहीं कि इटली की एकताबद्ध हो जाने के दिन बहुत पास आ गए थे, मगर उसकी हुकूमत की हालत उससे हरगिज बेहतर न थी। जैसी ऑस्ट्रिया या नेपल्स के शासनकाल में। अंतर यह था कि पहले वह एक दूसरी कौम की जायदादियों से परेशान थे, अब अपनी कौम के हाथों में। इन निरंतर असफलताओं ने दृढ़वती मेजनी के दिल में ऐसा ख्याल पैदा किया कि शायद जनता की राजनीति शिक्षा इस हद तक नहीं हुई कि वह अपने लिए एक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की बुनियाद डाल सके, और इसी नियत से वह स्विट्जरलैंड जा रहा था कि वहां से एक जबरदस्त कौमी अखबार निकाले, क्यों इटली में उसे अपने विचारों को फैलाने की इजाज़त न थी। वह रात भर नाम बदलकर रोम में ठहरा, फिर वहां से अपनी जन्मभूमि जिनेवा में आया और अपनी नेक माँ की कब्र पर फूल चढ़ाए। इसके बाद स्विट्जरलैंड की तरफ चला। साल भर तक कुछ विश्वसनीय मित्रों की सहायता से अखबार निकालता रहा, मगर निरंतर चिंता और कष्टों ने उसे बिल्कुल कमजोर कर दिया था। वह सेहत के ख्याल से इंग्लिस्तान आ रहा था कि आल्प्स पर्वत की तलहटियों में निमोनिया की बीमारी ने उसके जीवन का अंत कर दिया और वह एक अरमानों से भरा दिल लिए सड़क को सिधारा। इटली का नाम मरते दम तक उसकी जबान पर था। यहाँ भी उसके बहुत से समर्थक और हमदर्द शरीक थे। उसका जनाजा बड़ी धूम से निकाला। हजारों आदमी साथ थे और एक बड़ी सुहानी खुली हुई जगह पर पानी के एक साफ चश्मे के किनारे पर इस कौम के लिए मर मिटने वाले को सुला दिया गया। मेजनी को कब्र में सोए हुए आज 30 दिन गुजर गए। शाम का वक्त था। सूरज की पीली किरणें इस ताजा कब्र पर हसरत भरी आंखों से ताक रही थी। तभी एक अधेड़ खूबसूरत औरत सुहाग के जोड़े पहने लड़खड़ाती हुई आई। यह मैगडलीन थी। उसका चेहरा शोक में डूबा हुआ था, बिल्कुल मुरझाया हुआ, कि जैसे अब इस शरीर में जान बाकी नहीं रही। वह इस कब्र के सिरहाने बैठ गई और अपने सीने पर खुसे हुए फूल उस पर चढ़ाए, फिर घुटनों के बल बैठकर सच्चे दिल से दुआ करती रही। जब खूब अंधेरा हो गया, बर्फ पड़ने लगी, तो वह चुपके से उठी और खामोश सर झुकाए करीब के एक गांव में जाकर रात बसर की और भोर की वेला अपने मकान की तरफ रवाना हुई। मैगडलीन अब अपने घर की मालकिन थी। उसकी मां बहुत जमाना हुआ मर चुकी थी। उसने मेजनी के नाम से एक आश्रम बनवाया और खुद आश्रम की ईसाई लेडियों के लिबास में वहां रहने लगी। मेजनी का नाम उसके लिए एक
निहायत पुरदर और दिलकश गीत से कम न था। हमदर्दों और कदरदानों के लिए उसका घर उनका अपना घर था। मेजनी के खत उसकी इंजली और मेजनी का नाम उसका ईश्वर था। आसपास के गरीब लड़कों और मुफलिस बीवियों के लिए यही बरकत से भरा हुआ नाम जीविका का साधन था। मैगडलीन 3 बरस तक जिंदा रही और जब मरी तो अपनी आखिरी वसीयत के मुताबिक उसी आश्रम में दफन की गई। उसका प्रेम मामूली प्रेम नहीं था, एक पवित्र और निष्कलंक भाव था, और वह हमको उन प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों की याद दिलाता है जो श्री कृष्ण के प्रेम में वृंदावन की कुंजों और गलियों में मंडलाया करती थी, जो उससे मिले होने पर भी उससे अलग थी, जिनके दिलों में प्रेम के सिवा और किसी चीज की जगह नहीं थी। मेजनी का आश्रम आज तक कायम है और गरीब और साधु संत अभी तक मेजनी का पवित्र नाम लेकर वहाँ हर तरह का सुख पाते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।